आज हम लोग मेटल्स नॉन मेटल्स को ही आगे बढ़ाएंगे। पिछले एपिसोड में मैंने आप लोगों को कॉन्सेंट्रेशन के दो तरीके बताए थे। पहला हाइड्रोलिक वॉशिंग या उसको ग्रेविटी सेपरेशन भी कहते हैं, और जो कि उस समय यूज़ में आता है जब मिनरल के पार्टिकल्स की जो डेंसिटी है वो गैंग मटेरियल के पार्टिकल्स के डेंसिटी से दोनों में काफ़ी डिफरेंस हो और मिनरल की डेंसिटी ज़्यादा हो। उसके बाद फिर दूसरा किया था फ्रॉड फ्लोटेशन, विच वॉज जनरली यूज फॉर सल्फाइडोस, और इसलिए कॉपर पायराइट वगैरह का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो इस प्रोसेस से किया जाता है। तीसरा मेथड है मैग्नेटिक सेपरेशन, ईजीएस्ट ऑफ ऑल। ईजीएस्ट ऑफ कुछ भी नहीं, मैग्नेटिक सेपरेशन का जो एपरेटस रहता है वो आप बस इमेजिन कर लो कि एयरपोर्ट पर जिस पर कन्वेयर बेल्ट पर आपका सामान आता है एग्जैक्टली उसी टाइप का कन्वेयर बेल्ट ही होता है और कुछ नहीं होता है। इस तरीके से ये दो पुलिस रहती है और इसके ऊपर ये कन्वेयर बेल्ट चलता है। ये इस तरह से कन्वेयर बेल्ट चलता है। ध्यान रखने 2 डायमेंशनल है, मतलब ये जो लाइन है ये असल में पट्टा है पूरा ऐसा चौड़ा 6-7 फीट का, और ये दो पुली हैं जो घूम रही हैं, और ये जब घूमती हैं तो ये पट्टा भी ऐसा गोल 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 घूमता है इसमें, और यहाँ पर होता है एक हॉपर जिससे जो क्रस्ट एंड ग्राउंड ओर है उस ओर को इसके ऊपर डाला जाता है, एंड दिस इज यूज्ड स्पेसिफिकली फॉर मैग्नेटिक ओर्स, मैग्नेटिक मिनरल्स। व्हाट इज डन इज this pulley is made an electromagnet, very strong electromagnet. Obviously electromagnet है तो कोई भी मैग्नेटिक मिनरल अगर रहेगा तो वो इसको बेल्ट को चिपक जाएगा। सरफेस से कोई फर्क नहीं पड़ता मैग्नेटिज्म को। अगर आप नीचे मैग्नेट चलाओ और ऊपर पिने लगाओ चलाओ तो पिन भी उसके साथ साथ चलेगी, क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट उसका रहेगा, तो वही वाली हालत रहती है। अब इसमें से जब और इधर गिरता है उस समय इसका इलेक्ट्रोमैग्नेट चालू हो जाता है, एंड दिस एक्ट्स एज ए मैग्नेट एज वेल एज ए पुली। नाउ मटेरियल विच इज ड्रॉपिंग डाउन हियर वो धीरे धीरे आपके एयरपोर्ट के कन्वेयर बेल्ट जैसा आगे बढ़ता है। एक पर्टिकुलर रीजन में जबकि मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करना चालू हो जाती है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रहता है इसलिए काफी दूर से मैग्नेटिक फील्ड इफेक्टिव हो जाती है। ये और में का जो मिनरल है विच इज मैग्नेटिक वो इस बेल्ट को चिपक जाता है, और जो गैंग मटेरियल है वो गैंग मटेरियल इस बेल्ट को चिपकता नहीं है। तो जब ये मटेरियल ऐसा आकर इधर आता है तो जो गैंग मटेरियल है वो यहाँ पर गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन मैग्नेटिक मिनरल जो है वो यहाँ पर गिरता नहीं है, वो चिपका रह जाता है, और वो चिपका हुआ ही आगे बढ़ता है, उस जगह तक बढ़ता है जहाँ तक इसकी मैग्नेटिक फील्ड सब्सटेंशियली इफेक्टिव रहती है। फिर जहाँ पर वो वीकन होती है वहाँ पर फिर ये जो मैग्नेटिक मिनरल है ये यहाँ पर गिरता है, और इस हिसाब से आपका ये और कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। दिस इज मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। तो ये मैग्नेटिक सेपरेशन की जो मेथड है जिससे मैग्नेटिक मिनरल्स को अलग किया जा सकता है और में से, ये सबसे सिंपल मेथड है, लेकिन ये इसकी रिस्ट्रिक्शन कि ये उन्हीं जगह पर काम में आ सकता है जहां पर मिनरल जो है दैट इज मैग्नेटिक। फॉर एग्जाम्पल देर आर 2 टाइप ऑफ आयरन ऑक्साइड्स, One is known as Fe2O3, that is ferric oxide,
and the other is Fe3O4, which is ferroso-ferric oxide. Now, ferroso-ferric oxide is magnetic. So for that, you can use this method. But ferric oxide Fe2O3 mineral, that is hematite ore, आप मैग्नेटिक सेपरेशन से नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको हाइड्रोलिक वॉशिंग या ग्रेविटी सेपरेशन पर ही जाना पड़ेगा। तो हर एक मेटल के लिए, हर एक मेटल के ओर के लिए अलग अलग मेथड्स होती हैं। जो सबसे मुफीद है वो वहाँ पर आप यूज़ करो। तो अब मैं चौथा और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड कॉन्सेंट्रेशन का बताता हूँ, विच इज़ नोन एज केमिकल सेपरेशन। केमिकल सेपरेशन ना क्यों करना पड़ता है केमिकल सेपरेशन? ये ऐसी जगह पर करना पड़ता है जहाँ पर आपको ओर का इस लेवल तक कंसंट्रेशन करना है कि गैंग मटेरियल लगभग पूरा का पूरा खत्म हो जाए और सिर्फ मिनरल ही मिनरल है। तो ये फिजिकल मेथड से पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसके लिए केमिकल मेथड यूज करते हैं। और इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है आपको जब आप एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हो उसके और बॉक्साइट में से। बॉक्साइट जो होता है, बॉक्साइट जो होता है उसके अंदर मिनरल होता है Al2O3 एल्यूमिनियम। एल्यूमिना के अलावा उसके अंदर गैंग मटेरियल जो है वो आपका मोस्टली Fe2O3 होता है। आप सोचोगे आयरन के लिए Fe2O3 मिनरल हो गया, आयरन जब एक्सट्रैक्ट करना है, और यहाँ पर एल्यूमिनियम और यानी बॉक्साइड और में ये गैंग मटेरियल हो गया। क्यों? क्योंकि क्वांटम कम है ना Fe2O3 का इसके अंदर Al2O3 ज़्यादा है। तो गैंग मटेरियल क्या हो जाएगा आपका Fe2O3 और उसके साथ कुछ सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी रहेगा। तो इस ढंग की सारी चीज़ें हैं, अपने को मैक्सिमम गैंग मटेरियल बाहर करना पड़ता है। इसके लिए बायर्स प्रोसेस जो है वो यूज में आती है, BAEYERS बायर्स प्रोसेस, या फिर इसका दूसरा नाम है केमिकल सेपरेशन, या फिर इसका तीसरा नाम है लीचिंग। ये बायर आजकल एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी बन चुकी है जर्मनी की, लेकिन बायर नाम के साइंटिस्ट ने इसकी इजाद की थी, इस मेथड की, इसलिए इसको बायर्स प्रोसेस भी कहा जाता है। क्या करते हैं इसमें जो बॉक्साइट ओर है उस बॉक्साइट ओर को डिसॉल्व करते हैं, मतलब डिसॉल्व नहीं, मिक्स करते हैं हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब इसको डिसॉल्व करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अकेला उसके अंदर के Al2O3 के साथ रिएक्ट करता है, बाकी चीजों के साथ, मतलब गैंग मटेरियल के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो रिएक्शन ये होती है, मैं गैंग मटेरियल का कुछ भी नहीं लिख रहा हूं क्योंकि उसको अलग कर दिया जाता है, Al2O3 प्लस 2NaOH, इसको अपन लिखें हॉट, gives you 2NaAlO2 प्लस पानी। इसको बोलते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaAlO2, sodium meta aluminate। Now this is a solution and a very fine solution at that। इसके साथ फिर क्या होता है कि बॉक्साइट में की जो बाकी चीजें जो मैंने यहाँ लिखी नहीं है, SiO2, Fe2O3, ये रिएक्ट नहीं करते सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ।
सो व्हाट इज डन इज, इसको जब आप फिल्टर करोगे, इसको जब आप फिल्टर करोगे तो फिल्टर के ऊपर गैंग मटेरियल रह जाएगा सॉलिड फॉर्म में, और ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट जो है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट जो है ये फिल्टर के थ्रू नीचे छन जाएगा और नीचे आ जाएगा। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट नीचे आ जाएगा और जो गैंग मटेरियल है Fe2O3 SiO2 वगैरह वो सॉलिडिफाइड फॉर्म में वो फिल्टर के ऊपर रह जाएगा। जैसे चाय छानते समय चाय की पत्ती ऊपर रह जाती है और चाय नीचे उतर जाती है, उस ढंग से ये होता है। फिर इसको फिर अपन ने क्या किया अलग करने के लिए, फिल्टर। अब आपके पास ये जो फिल्ट्रेट है ये क्या है, ये है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट जब आपको मिलता है, उस सोडियम मेटा एल्यूमिनेट में ये फिल्टर हो गया NaAlO2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया जाता है और काफी पानी मिलाया जाता है। पहले भी पानी था इसमें और पानी आ गया, पानी मिलाया जाता है। तो ये तीनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और जब ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपको अल्कली मिलता है AlOH थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और उसके साथ में आपको मिलता है नमक NaCl, आपको मिलता है नमक। अब वापस इसको फिल्टर करेंगे क्योंकि इसके अंदर एक्सेस पानी होता है तो सोडियम क्लोराइड यानी नमक पानी में घुल जाता है। अब उल्टा काम होगा। अब क्या होगा, वापस से जब इसको फिल्टर करेंगे तो ये नमक का पानी तो नीचे उतर जाएगा, NaCl विद वाटर जो है वो फिल्टर में नीचे आ जाएगा और फिल्टर के ऊपर ये जो प्रेसिपिटेट है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड फिल्टर के ऊपर आ जाएगा। नमक का पानी फेंक दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को लेकर, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड फिल्टर हो गया, फिर AlOH थ्राइस लेंगे, जो प्रेसिपिटेट ऊपर मिला 2 टाइम्स, ओके, और इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग करें, इसकी स्ट्रॉन्ग हीटिंग करें। जैसे इसकी स्ट्रॉन्ग हीटिंग की वैसे ही एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड विल डिकम्पोज, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड विल decompose and you will get Al2O3 plus 3H2। और स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर रहे हो इसलिए पानी जो है ये इवेपोरेट हो जाएगा और आपको ड्राई पाउडर मिलेगा Al2O3 का, which will be in a very pure form। I hope you might have understood। Concentrated मिनरल, जिसमें से जो गैंग मटेरियल है वो निकाल दिया गया। अब इसको आगे की प्रोसेसेस के लिए ले जाएंगे, जिसमें से इसमें का जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को भी अपने को उड़ाना है जिससे कि अपने को एल्यूमिनियम मेटल मिल जाए। ओके, सो नाउ इनमें 4 प्रोसेसेस जो मैंने आपको बताई, इन 4 में से 3 प्रोसेसेस गीली प्रोसेसेस, राइट। हाइड्रोलिक वॉशिंग, पानी का जेट लगाया, फ्रॉक फ्लोटेशन, पानी और ऑयल डाला, उसके बाद फिर केमिकल सेपरेशन, इसमें भी पानी का यूज है। सिर्फ एक ही मेथड ऐसी है जो कि ड्राई है एंड दैट इज मैग्नेटिक कॉन्सेंट्रेशन। गीला और तो कहीं काम आएगा नहीं, भले कॉन्सेंट्रेटेड, ओके। इसके अलावा गीला और की तो बात ठीक है, लेकिन उसी के साथ साथ सल्फाइड ओर जो है, उस सल्फाइड ओर को आगे की प्रोसेस के लिए ले जाने से पहले
उसको ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करना पड़ता है। सल्फाइड ओर को भी और कार्बोनेट ओर को भी, इनको अपने को कन्वर्ट करना पड़ता है ऑक्साइड में। जनरली, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, देयर आर एक्सेप्शंस ऑल्सो, मैं उसको एक्सेप्शन में जा नहीं रहा हूँ अभी, मैं अभी एक्सेप्शन में जा नहीं रहा हूँ। तो कार्बोनेट और सल्फाइड ओर को भी अपने को इसमें कन्वर्ट करना पड़ता है ऑक्साइड ओर में। तीसरी चीज़ जो अपने को करना पड़ती है कि जितने भी ओर हैं दे ऑलवेज कंटेन वोलाटाइल इम्प्योरिटीज, भड़कने वाली इम्प्योरिटीज, जल्दी इन्फ्लेमेबल होने वाली। आप लोगों ने तंदूर देखा होगा किसी रेस्टोरेंट का जो बाहर पड़ा रहता है छोटे मोटे ढाबों वगैरह में, तो आप देखते हो कि जब तंदूर चालू किया जाता है उसमें कोयला डाला जाता है, और कोयला डालने के बाद जब उसमें आग लगाई जाती है, जब कोयला जलता है, वो जो चारकोल जलता है, तो उसमें से चट 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 करके चिंगारियाँ बाहर निकलती हैं। क्या है वो वोलेटाइल इम्प्योरिटीज है। उसमें सल्फर रहेगा, उसमें फॉस्फोरस रहेगा, उसमें अमोनिया रहेगा, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। तो ये वोलेटाइल इम्प्योरिटीज भी खतरनाक होती हैं। क्यों? क्योंकि भैया थोड़ा बहुत 2, 4, 5 किलो चारकोल में इतनी चिंगारियाँ निकल रही हैं। तो सोचो अगर किसी ब्लास्ट फर्नेस के अंदर अगर आप और जो है उसको ड्राई करने की बजाय उसी कंडीशन में ऐसा का ऐसा ब्लास्ट फर्नेस में डाल दो, और सपोज करो कि आपने 25 टन डाल दिया, 25,000 किलो एक साथ, तो वहाँ पर बम फट जाएगा, पूरी ब्लास्ट फर्नेस निकल गई। जब चिंगारियाँ उठ के ऐसी आवाज़ें जब छोटे से तंदूर में होती हैं, तो 25 टन और जस्ट इमेजिन क्या हालत होती होगी, बम फटेगा। तो अपने को उसमें की वोलेटाइल इम्प्योरिटीज भी निकालना पड़ती है। तो इन सब कामों के लिए सबसे पहले अपने पास जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर है दैट मस्ट बी टोटली ड्राई, तो क्या करते हैं? तो उसको ड्राई करने के 2 तरीके हैं, एक है रोस्टिंग और दूसरा है कैल्सिनेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन? रोस्टिंग इज हीटिंग स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ एयर। मतलब जैसे आपने तंदूर है, आपका खुला है, हवा आ रही है, हवा के साथ ऑक्सीजन आ रहा है, तो उसके साथ बराबर रिएक्ट कर रहा है, कोई फर्क नहीं, दैट इज रोस्टिंग। रोस्टिंग यानी कि प्रेजेंस ऑफ एयर में, जैसे आप पापड़ अपना रोस्ट करते हो, उसको रोस्टिंग बोलेंगे क्योंकि एयर रहती है, वो एयर में आप गर्म कर रहे हो, ठीक है। और दूसरी होती है हीटिंग प्रोसेस विच इज नोन एज कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन इज हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर। Calcination is heating in absence of air. Why? क्यों अपने को absence of air चाहिए? This calcination is generally used for carbonate ores. This is used for carbonate ores, no C. थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा हो जाए कार्बोनेट ओर्स के बारे में। वैसे ये तुम्हारे इस चैप्टर के कोर्स में तो नहीं है, लेकिन इवन देन अब जरा मूड आ गया तो पहले इसको कर लेते हैं, ठीक है। लाइमस्टोन क्या है? मिनरल क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। व्हेन यू हीट कैल्शियम कार्बोनेट at a temperature of 1000 degrees Celsius, 1000 degrees Celsius, you get CaO and CO2. This is known as quicklime. CaO is known as quicklime और उसके साथ में CO2। ना बेसिक चीज का ध्यान रखें आप लोग, CaO एंड CO2। होता क्या है इसकी, ये रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब CaCO3 से CaO और CO2 बनेगा, और CaO और CO2 भी रिकम्बाइन होकर CaCO3 बन सकता है। दोनों चीजें हो सकती हैं। तो अगर आप, और वो कब होता है? जब एटमॉस्फेयर में, खुले में, ओपन में
इन प्रेजेंस ऑफ एयर अगर आप वापस से ये बनाओगे और बनाने के बाद ये क्या होगा कि इसमें ये बनने के बाद वापस से CO2 CaCO3 बन गया, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़ा 5 रुपया वाला काम हो गया सीधे सीधे। ओके, तो इसलिए अपने को ये जो कैल्सिनेशन करना पड़ता है, दिस इज डन इन एब्सेंस ऑफ एयर। बड़ी मजेदार चीज है कैल्शियम कार्बोनेट की, आगे समझाता हूँ, समझो बात को। CaCO3 बना CaO और CO2। CaO इज नोन एज क्विकलाइन। जब आप CaO को पानी में मिक्स करते हो, जब आप CaO को पानी में मिक्स करते हो, इसको बोलते हैं क्विकलाइन। नाम याद रखना, लाइमस्टोन क्विकलाइन। ओके, CaO को पानी में मिक्स करते हो तो आपको मिलता है CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो लिक्विड वाला पार्ट रहता है उसको कहते हैं लाइम वाटर, और इसका जो सॉलिड पार्ट नीचे बैठ जाता है उसको कहते हैं स्लेट लाइम, उसको कहते हैं स्लेट लाइम। और उसके बाद ये CaOH ट्वाइस जो है, ये वापस अगर इसको एक्सपोज करके रखोगे आप एटमॉस्फेयर को, तो ये CaCO3 में वापस कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहाँ यूज में आता है ये जनरली, इसकी बात करें तो उसके लिए अपन बात करें सीमेंट। सीमेंट का मेन इंग्रेडिएंट क्या है? सीमेंट का मेन इंग्रेडिएंट है कैल्शियम ऑक्साइड। इसके साथ और भी चीजें रहती है, जिप्सम वगैरह रहता है और बहुत सारी चीजें रहती हैं जो कि इसके अंदर ऐड करते हैं, लेकिन मेन इंग्रेडिएंट है CaO। तो जैसे सीमेंट की सड़क बन रही है तो क्या करते हैं, ये जो सीमेंट है, सीमेंट को गलाते हैं और सीमेंट को गला के और उसकी मोल्डिंग करके सड़क के ऊपर उसको बराबर वो बना देते हैं क्यूबॉइडल ब्लॉक। अब वो जो क्यूबॉइडल ब्लॉक है वो पानी वानी डाल, वो इसलिए करते हैं कि क्यूरिंग हो जाए उसकी, ठीक है। लेकिन वो जो ब्लॉक है वो जब when it is exposed to atmosphere, it again gets converted to CaCO3। तो लाइमस्टोन से शुरू किया और जो सड़क बनी, नई बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन 1-2 महीना पुरानी जो सड़क है वो वापस से लाइमस्टोन का ही ब्लॉक रहेगा। सिर्फ इतना है कि आड़ी टेढ़ी चट्टाने रहती हैं और उसको बिल्कुल सीधा सीधा क्यूबॉइडल ब्लॉक में आपने कन्वर्ट कर दिया। सीमेंट का फंडा यही है और कुछ नहीं। अभी आप लोग 10th में इसका यूज और आगे भी देखोगे, इसका स्लेट लाइन का, जब आपको मैं ब्लीचिंग पाउडर बनाना सिखाऊंगा कि ब्लीचिंग पाउडर किस तरीके से हाइजेनबर्गर प्रोसेस से बनाया जाता है। तो आई होप समझ गए हो कि कैल्सिनेशन क्यों किया जाता है एब्सेंस ऑफ एयर में, इसलिए कि आपको CaO मिले, CaO वापस CO2 से कंबाइन होकर CaCO3 ना बन जाए, इसलिए इसको एब्सेंस ऑफ एयर में हीट किया जाता है। ओके, इसी ढंग से अल्कोहल बनाते टाइम पर भी होता है। अल्कोहल बनाते समय इसको, अल्कोहल जो बनती है वो कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में बनती है। क्यों? क्योंकि अगर एक्सेस एयर अगर आ गई अल्कोहल बनते समय तो वो अल्कोहल नहीं बनेगा, अल्कोहल की जगह आपका एसिड बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, विनेगर बन जाएगा सीधे। एनीवे, वो आगे की बात है, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग जो है वो ऑक्साइडोर्स के लिए की जाती है। ऑक्साइडोर में तो 2 ही चीजें हैं जो उसको कर रहा है। कौन कौन सा? पहला, वोलेटाइल इम्प्योरिटीज रिमूव, मॉइस्चर टोटली रिमूव और वोलेटाइल इम्प्योरिटीज ऑल्सो रिमूव। इसके अलावा सल्फाइड ओर्स जो है वो ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि sulfur has got more affinity towards oxygen and metals have also got more affinity towards oxygen as compared to sulfur। तो जब गर्म करते हैं तो सल्फर जो है वो मेटल को तलाक देकर ऑक्सीजन के साथ चला जाता है और ऑक्सीजन वापस उधर मेटल के साथ भी मिल जाता है, तो सल्फाइड ओर्स गेट कन्वर्टेड टू ऑक्साइड। ओके, ये रिएक्शन है।
सपोज करो जिंक सल्फाइड लिया, और इस जिंक सल्फाइड को जब आपने रोस्टिंग किया मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, गर्म किया है, ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, तो यू गेट 2 जिंक ऑक्साइड और साथ में 2 सल्फर डाइऑक्साइड विच इज डिसिपेटेड इन एयर। तो सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करने के लिए रोस्टिंग, वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज को रिमूव करने के लिए रोस्टिंग, और मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए रोस्टिंग। इस ढंग से रोस्टिंग का काम हो गया। अब कार्बोनेट ओर्स हैं, वो भी गर्म ही कर रहे हैं अपन, मतलब पर्पस तो वही है। क्या है पर्पस? वोलेटाइल इम्प्यूरिटी रिमूव कर दो, उसके बाद फिर क्या कहते हैं अपना वोलेटाइल इम्प्यूरिटी मॉइस्चर को रिमूव कर दो, और तीसरा कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट कर दो। कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट कर दो, ओके, लेकिन एब्सेंस ऑफ एयर। क्यों? क्योंकि अगर प्रेजेंस ऑफ एयर रहेगी वापस से पलटी खा जाएगा और आपका पूरा का पूरी मेहनत जो है वो वेस्ट हो जाएगी। तो आप लोगों ने देखा क्रशिंग ग्राइंडिंग या फिर गैरेटरी प्रेशर से उसको क्रश करना, उसके बाद फिर उसका कॉन्सेंट्रेशन के बाद तीसरी प्रोसेस रोस्टिंग या कैल्सिनेशन, रोस्टिंग या कैल्सिनेशन डिपेंडिंग अपॉन द मिनरल विच इज देयर, ओके। अब इसके बाद की प्रोसेस आती है कि अब आपके पास दोनों तरीके से, चाहे कैल्सिनेशन करो चाहे रोस्टिंग करो, अब आपके पास ऑक्साइड ओर्स है, मिनरल जो है वो पूरा ऑक्साइड है। अब अगर आप इस ऑक्साइड में से, जैसे ZNO है, इसमें से ऑक्सीजन हटा देते हो तो आपको जिंक मिल गया। Fe2O3 में से ऑक्सीजन हटा दो आपको Fe मिल गया, ठीक है। इसको बोलते हैं कन्वर्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल्स, या फिर मेटलर्जी की भाषा में इसको कहा जाता है स्मेल्टिंग। मेटलर्जी की भाषा में इसको कहा जाता है स्मेल्टिंग। ये जो स्मेल्टिंग है, इसके लिए जो एपरेटस यूज किए जाते हैं दे आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। फॉर एग्जांपल आयरन के लिए आपको ब्लास्ट फर्नेस लगेगी, एल्यूमिनियम के लिए आपको इलेक्ट्रोलाइटिक चैम्बर लगेगा, कॉपर के लिए आपको बेस इमर्स कन्वर्टर लगेगा, अलग अलग प्रोसेस लगेगी कि किस ढंग से कैसे बनाना है। लेकिन ये अब एक लंबा टॉपिक है जिसको हम अगली एपिसोड में लेंगे। तब तक थोड़ा सा मेहनत कर लो और प्लीज़ इसको ध्यान से सुनकर और बुक्स में से पढ़ के, बुक रीडिंग हैबिट जब तक नहीं डालोगे तब तक आगे लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए बुक्स खोलो, बुक्स खोलकर जो मैं बोल रहा हूँ उसको रिफर करो और उसमें से और डिटेल्स निकालो। ये काम करोगे तो सुखी रहोगे आगे। अदरवाइज तो ठीक है, जैसा चल रहा है दुनिया वैसे चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। लॉकडाउन में डले रहो। बाय।